Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 231 and section 232. So स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 231 से, जिसमें दे रखी है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। लास्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है फॉर कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, तो इसमें दे रखा है बेसिकली उनकी पावर्स, ओके, ट्रिब्यूनल की। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 231 को। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स द ऑर्डर। जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है अंडर सेक्शन 230 जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था, फॉर सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, तो उसके पास दो पावर होती है। पहला, पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का या अरेंजमेंट का एज द केस में भी, उसका सुपरवाइज करने की पावर होती है ट्रिब्यूनल के पास। साथ ही साथ मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर, यानी वो ऑर्डर करते टाइम या फिर ऑर्डर करने के बाद कभी भी कुछ डायरेक्शन दे सकता है इन दिस रिगार्ड टू एनी मैटर, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करा सकता है कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट में एज इट में कंसिडर नेसेसरी, यानी जो भी उसको ज़रूरत लगेगी उस चीज़ में कोई भी मॉडिफिकेशन कराना होगा कॉम्प्रोमाइज़ में या अरेंजमेंट में वो करा सकता है, ओके। और किस चीज़ के लिए? फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, ओके। नेक्स्ट इज़ वाइंडिंग अप ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर कब देगा? जब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है डेट जो कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट की जो स्कीम है वो सैंक्शन हुई है अंडर सेक्शन 230, यानी जो ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सेटिस्फैक्टरली, ओके, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। प्लस जो कंपनी है वो अपने डेट को पे नहीं कर पा रही है एज पर द स्कीम, देन ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, ओके। नेक्स्ट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, यानी प्रोविजंस हैं जो इस सेक्शन के ऑल्सो अप्लाई टू अ कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके, सैंक्शनिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ और एन अरेंजमेंट, यानी जो भी ऑर्डर दिए गए हैं कब? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो वो सारे जो भी ऑर्डर्स हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ओके, यानी ये जो भी प्रोविजंस में सेक्शन दे रखे हैं उन सब का अप्लाई होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी पे रेट्रोस्पेक्टिवली, ओके, यानी पहले की डेट से जब भी ऑर्डर दिया गया था। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 232 जिसमें है मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इसमें बेसिकली एम्पावर किया गया एनसीएलटी को टू ऑर्डर मर्जर और अमालगमेशन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1 से, जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए? फॉर रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्विंग मर्जर, अमालगमेशन, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी, ओके, उस केस में। तो जैसे ही सेक्शन 230 में हम एप्लीकेशन देते थे ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, और अगर स्कीम रिजल्ट्स इन रिकन्स्ट्रक्शन, अमालगमेशन या फिर डीमर्जर, यानी वो जो स्कीम हमने अप्लाई की है ट्रिब्यूनल को उसमें क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दे रखा है या फिर अमालगमेशन या फिर डीमर्जर, ओके, प्लस अंडर द स्कीम पूरी की पूरी या फिर पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो रही है या फिर प्रॉपर्टी या फिर लाइबिलिटी, और इस प्रपोज टू बी डिवाइड हो रही है या फिर अमंग 2 और मोर कंपनीज, यानी जो डीमर्जर एक तरह से कह सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर करेगा फॉर मीटिंग, जैसा कि सेक्शन 230 में करता था, ओके। किस चीज़ की मीटिंग? फॉर क्रेडिटर्स, मेंबर्स एंड क्लासेस ऑफ देम। और ये जो सब सेक्शन थे 230 के जो भी हमने पढ़े थे, बहुत सारे सब सेक्शंस थे उसमें, वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे 231 पे, बिकॉज सेम चीज़ें, बस इसमें इन्वॉल्व है क्या? मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, ओके। उसमें क्या था? कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट, बस इसमें अमालगमेशन वगैरह इन्वॉल्व है, तो सेम एज इट इज़ अप्लाई होंगे सेक्शन मुटाटिस मुटांडिस, यानी कोई भी नेसेसरी चेंजेस है वो हो जाएंगे, बाकी सारा एज इट इज़ सेक्शन जो है ये अप्लाई होगा, ओके। सब सेक्शन यही है 2 से लेके 6 तक, ओके। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसका जो नोटिस होगा उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। वो क्या क्या है? ड्राफ्ट फॉर द प्रपोज टर्म्स ऑफ द स्कीम, ओके, ये जो अंदर लिखा हुआ है बॉक्स में वो आप पढ़ सकते हैं, हेडिंग पढ़ेंगे या लिखेंगे वो भी बहुत है। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट स्कीम, यानी कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम फाइल करनी है रजिस्ट्रार को। रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स, यानी जो भी इफेक्ट पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ से किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स पे, केएमपी पे, प्रोमोटर पे, नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स पे, उन सब का भी कुछ रिपोर्ट होनी चाहिए, वो एडॉप्ट जो डायरेक्टर्स ने की है उसकी भी क्या करना है हमें? नोटिस में इंफॉर्मेशन अटैच करनी है।
रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट, अगर कोई भी वैल्यूएशन करनी है हमें किसकी, एसेट की, यानी जब भी अमालगमेशन, मर्जर ये सब होते हैं तो हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है एसेट्स वगैरह की। तो उस केस में अगर एसेट को वैल्यूएशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यूअर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो उसका भी रिपोर्ट हमें चाहिए होगा। लास्ट इज सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इसमें दे रखा है जो लेटेस्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, सर्कुलेट करने पड़ेंगे। ओके, यानी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें साथ में सर्कुलेट करनी पड़ेगी नोटिस के। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 3 जिसमें दे रखा है ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर और मेकिंग फॉलोइंग प्रोविजंस, यानी कुछ पॉइंट्स है इसमें, उसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोविजंस बना सकता है। सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी किसके, ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के अंदर अमालगमेट हो रही है या फिर मर्ज हो रही है कुछ भी, तो उसमें जो अंडरटेकिंग है और प्रॉपर्टी है या फिर लाइबिलिटी है ये सारी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें, ट्रांसफरी कंपनी में। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स अदर इंस्ट्रूमेंट किसके, ट्रांसफरी कंपनी। सिंपल सा पॉइंट्स है इसमें। कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसके रिगार्डिंग भी प्रोविज़न बनाएगा ट्रिब्यूनल। एंड डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, प्रोविजंस फॉर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स जो कि रेडी नहीं है फॉर डेट कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स उनके लिए भी प्रोविजंस बनेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ टू ट्रांसफरी कंपनी, यानी कोई एम्प्लॉय है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफरी कंपनी में तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस होंगे ये भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 4 जिसमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसका इफेक्ट क्या होगा। सिंपल, जो भी प्रॉपर्टी है या लाइबिलिटीज़ है वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको, ट्रांसफरी कंपनी को। एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ जो कि ट्रांसफरर कंपनी की थी वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी को, यानी जो भी लाइबिलिटीज़ एसेट जो ट्रांसफरर कंपनी के थे अब वो हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। सिंपल सी बात है, ये सब सेक्शन 4 में दे रखा है। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 5 जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर विद रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार को हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ देनी है कब तक, विद इन 30 days ऑफ द रिसिट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। ओके, यानी एवरी कंपनी इन रिलेशन टू विच ऑर्डर मेड किया गया शैल कॉज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, विद इन 30 days। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 5 जिसमें दे रखी है इफेक्टिव डेट हमें मेंशन करनी पड़ेगी, इंडिकेट करनी पड़ेगी, ओके, ताकि हम पता लगा सके कि इस पर्टिकुलर डेट को ये जो स्कीम है वो एग्जीक्यूट हुई है, राइट। तो ये इफेक्टिव डेट है एंड द स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट, ओके, नॉट एट अ डेट सब्सिक्वेंट टू द अपॉइंटमेंट डेट, ओके। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 7 जिसमें दे रखा है फाइलिंग ऑफ ड्यूली सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ स्कीम विद रजिस्ट्रार। इस पर बेसिकली क्या दे रखा है, अनटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम, यानी स्कीम को कंप्लीट होने से पहले हमें एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जो सर्टिफाइड हम कहाँ से कराएंगे, CA से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी से इन प्रैक्टिस, जो इंडिकेट करेगा कि जो स्कीम है वो कंप्लाई हो रही है विद इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी ऑर्डर्स जो ट्रिब्यूनल के हैं उसके अकॉर्डिंग स्कीम कंप्लाई हो रही है या नहीं, ये CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या करेगा, स्टेटमेंट को सर्टिफाई करेगा और वो स्टेटमेंट जो है हमें फाइल करना है रजिस्ट्रार को, ओके। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इसमें बेसिकली दे रखा है कि अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन होता है देन कंपनी, ये जो ट्रांसफरर कंपनी है या फिर ट्रांसफरी कंपनी है, एज द केस में भी उसको फाइन लगेगा कितना, विच नॉट बी लेस देन 1 लाख बट एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ सच ट्रांसफरर कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी जो भी डिफ़ॉल्ट में है उसको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर या फिर विद फाइन विच नॉट बी लेस देन 1 लाख बट एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख रुपीज़, या फिर दोनों भी मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी प्लस फाइन भी, ओके। तो ये था सब सेक्शन 8, तो ये था सिंपल से सेक्शन 131 एंड 132।